तो चलिए जिस तरह हम लोग देख रहे थे तो बिहार पुलिस का हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो है पीडीएफ आपको शाम को ही प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये जो है प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ये जो 15 प्रैक्टिस सेट खान सर के द्वारा करवाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक ये 15 सेट देख लेते हैं और इसका पूरा डिस्कशन देख लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम में दोस्तों आप बहुत अच्छा बेहतर कीजिएगा। ये हमारा आप बात मानिए, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 हमने आपको करवा रखा है। जो नहीं देखे हैं एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया गया है प्रश्न, एग्जाम में सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप हमारा विश्वास रखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेश पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। ये चीज पूछा गया है कि अमेरिकी उपनिवेश पर ऐसा कौन सा कर लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, जो कि ये नारा दिया था। ये चीज पूछा जा रहा है। तो याद रखनी है, एक समय था 1764 का। 1764 में ब्रिटिश संसद ने, याद रखनी है, अमेरिका पर जो है एक टैक्स लगाया था। उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, सुगर एक्ट। क्या बोलेंगे? सुगर एक्ट लगाया था। और उस समय था 1765 का। और 1765 ईस्वी में जो इन्होंने लगाया था उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंप एक्ट। क्या बोलेंगे? स्टैंप एक्ट लगाया था, ठीक है। और इसी का याद रखिएगा, ये ऐसा कर था जो कि अमेरिकी लोग जो है, अमेरिका जो उपनिवेश का लोग था, वो जो है, याद रखनी है, ब्रिटिश संसद में अपनी प्रतिभूति जो है, प्रतिनिधि जो है, सॉरी, प्रतिनिधि जो है नहीं भेज पाते थे, ठीक है। जो कि ये टैक्स जो है उसके लिए खराब साबित हुआ। इसी टैक्स को जो है, याद रखनी है, समाप्त करने के लिए इन्होंने जो है नो टैक्सेशन, क्या बोलेंगे, नो टैक्सेशन का नारा दिया था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया था, यानी कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ठीक है। और ये नारा देने वाले कौन थे? तो याद रखनी है, सैमुअल एडमसन। क्या बोलेंगे? सैमुअल एडमसन हो जाएंगे, ठीक है। ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी। और बिहार पुलिस में आपका जो है अमेरिकी क्रांति से मतलब कि सब्जेक्ट में दिया गया है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक 100 क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी कि इसमें जो है सही वाक्य कौन है ये इसको बताना है। देखिए, नदी के किनारे बहुत पैर खड़ा नहीं होगा बल्कि खड़े होंगे, ठीक है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहते हैं। जब अनुशासन लगा दिया तो प्रिय फिर लगाने का कोई जरूरत नहीं था। यदि मनुष्य युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध मनुष्य को जो है क्या बनाता है? अमानवीय। तो इसमें शुद्ध को छटना था, हिंदी का प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था? देखिए, सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ ये होता था कि शक्ति के साथ, क्या बोलेंगे? शक्ति के साथ, शक्ति के साथ, और बोल सकते हैं आत्मा का, आत्मा की शक्ति। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इनका जो है कथन था आत्मा का शक्ति, इनके साथ जो रहना था। और महात्मा गांधी जो सत्याग्रह, यानी कि सत्य की राह पर चलना है, ठीक है। कोई हमको अगर एक थप्पड़ मार दे तो हम जो है दूसरा गाल मतलब उसके आगे दे देंगे, ये कहना था महात्मा गांधी का। तो प्रेम था, आत्मबल था, और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसक प्रतिरोध था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे महात्मा गांधी के। वैसे कल जो है दोस्तों आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड गांधी युग ही चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और उसको समाप्त करने के बाद सभी सब्जेक्ट का आपको हम मैराथन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, ठीक है। याद रखनी है, ये दक्षिण मतलब कि बोल सकते हैं लंदन पढ़ने के लिए गए थे दोस्तों। कब गए थे? 1888 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1888 ईस्वी में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे दोस्तों? 1893 ईस्वी में गए थे। वापस कब आए? 1915 ईस्वी को आए। और जिस दिन वापस आए उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे फिर जो है 1916 में, याद रखनी है, ये जो बोल सकते हैं मतलब कि जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का महासम्मेलन हो रहा था, वहीं पर गए थे। और वहीं पर जो है ये किससे मिले? राजकुमार शुक्ल से मिले। और राजकुमार शुक्ल ने जो है इनको जो है चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। तो इन्होंने जो सबसे पहला चंपारण हुआ 1917 का चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में, याद रखनी है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। फिर 1918 में इन्होंने खेरा सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। फिर 1919 में जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग ले लिया। 1920 में इन्होंने क्या किया? एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर असहयोग आंदोलन, याद रखनी है, 1922 में एक चोरी चोरा कांड हो जाता है जिससे असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ जाता है और गांधी जी को 6 वर्ष का सजा हो जाता है। लेकिन गांधी जी को, याद रखनी है, इनके कर्मों की वजह से इनको 2 साल के अंदर ही रिहा कर दिया जाता है। जब गांधी जी 1922 में जेल जाते हैं तो वापस 2 साल के अंतर्गत ही आते हैं 1924 में।
और 1924 में जब गांधी जी वापस आते हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो याद रखनी है बेलगांव अधिवेशन किया कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है इनके द्वारा जो किया गया था, तो 1930 में याद रखनी है इन्होंने दांडी मार्च को स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और नमक कानून कर को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। फिर जो है याद रखनी है 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और याद रखनी है 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। ये जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी फैक्ट को यहाँ पर हमने आपको डील कर दिया, ठीक है। विश्वास है कि आप लोग भी डेली याद कर रहे होंगे। चलिए आगे की बात करेगा। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया था जिससे विश्व व्यापार पर एक और झटका लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया था, करों को कम कर दिया था, यानी टैक्स जो था दोस्तों, टैक्स को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीकी किसके माध्यम से विकसित हुई थी, तो याद रखनी है जो ये हुआ था हैंड प्रिंटिंग, यानी कि हाथ से छपाई जो किया था, इसी में सबसे अधिक जो है प्रगति देखने को मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसी को याद रखनी है लकड़ी की छपाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकड़ी की छपाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, बाद में जो है छपाई मशीन प्रिंटिंग डिजिटल प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का विकास यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता था उसे क्या कहते थे, तो उसको दशमांश कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, दशमांश कहते थे, ठीक है। तो याद रखनी है, ये बोल सकते हैं कि चर्च में जो है याद रखनी है जितने भी किसान होंगे कृषि करेंगे वो जो है चर्च में क्या करेंगे, तो 10 अपना मतलब जितना भी उपजाऊ हुआ उसका 10% जो कहाँ पर करेंगे, चर्च में करेंगे। और ये जो है किस समय का याद रखनी है, ये जो है मध्यकालीन समय था। क्या बोलेंगे, मध्यकालीन जो है याद रखनी है यूरोप में एक चर्च था, मध्यकालीन के समय यूरोप में एक चर्च था, वहीं पर जाके जमा करना होता था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, तो याद रखनी है टीथ बोलते थे। क्या बोलते थे, दशमांश को बोलते हैं टीथ, ठीक है। ये टेल जो होता है दोस्तों, टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है जो राज्य में सीधे भुगतान के रूप पर कर दिया जाता है उसको टेल बोलते हैं। भूमि कर बोलते हैं जो कि याद रखनी है भूमि पर लगाया जाने वाला कर। और बिक्री कर जो होता है, बिक्री कर होता है कि वस्तुओं या सेवा पर जो टैक्स लगाया जाता है, जो बिक्री हम कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो जो होता है बिक्री कर होता है। तो यहाँ पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन दोस्तों किसने कहा था, तो याद रखनी है ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अच्छा क्यों कहा था, तो याद रखनी है समुद्रगुप्त जो है बोल जा सकते हैं कि आर्यावर्त में जो है 9 राज्य को, कितना दोस्तों, 9 राज्य को, और बोल सकते हैं दक्षिणावर्त, क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में इन्होंने जो है कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। इसीलिए जो है याद रखनी है विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या बोला था, भारत का नेपोलियन कह के पुकारा था। अगर हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे महान शासक हुआ, क्या बोलेंगे, गुप्त वंश का सबसे महान शासक हुआ। और इसी के दरबार में कौन रहते थे, हरिसेन रहते थे। कौन दोस्तों, हरिसेन। और ये जो याद रखनी है ये जो 9 राज्य और 12 राज्य पर विजय प्राप्त किए, ये कहाँ से जानकारी मिलती है, तो याद रखनी है प्रयाग प्रशस्ति लेख से। क्या बोलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति लेख से। और प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा। और हरिसेन तो अब किसका दरबारी कवि होगा, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि होगा। तो एकदम किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी को जो है याद रखनी है कविराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कविराज की उपाधि भी किसके द्वारा लिया गया था, समुद्रगुप्त को बोला गया था। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर इंग्लिश का सवाल है, हैव ए गुड रन, हैव ए गुड रन होगा टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन स्मोक सम इंडिवियर बट ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है घुमाया है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसमें जो है आपको पूछा गया है कि राष्ट्रपति को जो है याद रखनी है शपथ ग्रहण जो होता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है दोस्तों कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चलेगा। अच्छा राष्ट्रपति का जो है याद रखनी है शपथ ग्रहण की चर्चा किस आर्टिकल में है, 60 में है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात करेंगे तो कब होता है दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है, 28 जनवरी 1950 को होता है। और याद रखनी है अभी अगर वर्तमान में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, 33, और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 हो गए। और अभी जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट का, तो बी आर गवई है। क्या बोलेंगे दोस्तों, बी आर गवई है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे, भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो भारत की केंद्र सरकार जो है, याद रखनी है, एनडीए गठबंधन के साथ कार्य कर रही है। किसके साथ कर रही है दोस्तों? एनडीए गठबंधन के साथ यहाँ पर बोल सकते हैं कि बात कर रही है। देखिए, एक था दोस्तों भाजपा, भाजपा ने जो है पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो वो जो है एनडीए से शामिल हो गए, और एनडीए में जो है याद रखनी है, कुल 4 दल के जो है लोग इसमें शामिल है। अगर हम लोग बात करेंगे, एनडीए ने जो है 292 सीट जो है 2000 बोल सकते हैं 24 के, मतलब 2000 जो अभी आपका चल रहा है 18वीं लोकसभा में सीट को हासिल किया, ठीक है, और अपना सरकार बनाया, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भाजपा की सीट जो है कितनी थी? 240। अगर आपको पूछ दे कि भाजपा का सीट कितना था? 240। यहाँ पर जो इसमें मिला, याद रखनी है, जेडीयू, जेडीयू का सीट कितना था? 12 सीट था। और याद रखनी है, एक जो था टीडीपी, क्या बोलेंगे, टीडीपी का सीट कितना था? 16 सीट था। तो ये सब सीट जो है इसमें शामिल कर लीजिए, अभी सरकार बनाया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका प्रधानमंत्री किसको बनाए? आपको भली भांति याद होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सशक्त लोकतंत्र में सबसे आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र जो बोला जाता है दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे अधिक शक्ति जो है लास्ट में किसके पास होता है? तो जनता के पास होता है। तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं जागरूक नागरिक के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा फास्ट हमारे साथ चलना होगा, तभी आप 100 क्वेश्चन को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? अगर लोकसभा के चुनाव में जो है उपयोग होने वाले निर्वाचन प्रणाली, तो लोकसभा में चुनाव किसका होगा दोस्तों? संसद का होगा। किसका होगा? संसद का। अब यहाँ पर देखिए, भारत में जो चुनाव होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। चुनाव एक प्रकार का, याद रखिएगा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रत्यक्ष चुनाव, क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव। और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रत्यक्ष चुनाव जो है, इसमें किस कौन कौन होते हैं? तो भारत का सांसद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद विधायक हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव, ये सब चुनाव जो होता है दोस्तों, ये सीएम का चुनाव हो जाएगा। तो ये सब जो है किसके द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष के द्वारा। नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, ठीक है, और बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी मुखिया तो क्या है, सभी का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करने का मतलब ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, और जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसमें जो आपको पसंद आता है उसको हम लोग वोट देते हैं, और उन सभी, मतलब जितने भी कैंडिडेट रहते हैं उसमें जो सबसे अधिक मत हासिल करता है वो जो है विजय प्राप्त होते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष मल में जो है ये नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी कॉ सिस्टम। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पास्ट दी, याद रखनी है, फर्स्ट पास्ट दी, याद रखनी है, पोस्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे? पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें जो अप्रत्यक्ष तरीके से जो है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, और इसको बोलते हैं अनुपातिक, मतलब बोल सकते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसमें मान के चलिए 4 कैंडिडेट अगर खड़ा होगा, जिसमें आपको चारों को वोट देना होगा, और अपना पसंद व्यक्त करना होगा कि 1 नंबर में हम इसको चुने, 2 नंबर में उसको चुने, ठीक है। ये जो है चुनाव अलग होता है। ये हमने राष्ट्रपति के पद में, जब राष्ट्रपति हमने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझाया था। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, याद रखनी है, मतलब फर्स्ट पास्ट दी कॉस्ट सिस्टम, तो प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली, इसका हिंदी होगा। हिंदी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए, जहां तक दोस्तों होगा आपको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? अगर हम लोग बात करेंगे, 74वां संविधान संशोधन जो है कब लाया गया था? 1992 के द्वारा लाया गया था। इसमें जो है याद रखनी है, एक अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और वो अनुसूची कौन थी दोस्तों? 12वीं अनुसूची थी। और 12वें अनुसूची में दोस्तों किसकी चर्चा की गई थी? 12वीं अनुसूची में याद रखनी है, नगर निगम के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? नगर निगम के बारे में, ठीक है। और इसमें कुल जो है 18 विषय को जोड़े गए। कितना विषय दोस्तों? 18 विषय। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के नियुक्तों की नियुक्ति जो है 316 आर्टिकल में बोला गया है कि कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल अधिकार होते हैं। देखिए, भारत में मूल अधिकार की बात करेगा, तो भारत में जो है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? भारत के मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, अमेरिका के संविधान से जो लिया गया, ये इसको किस भाग में लिया गया है? तो भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। और इसको जो है याद रखनी है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35। तो इसमें बोला गया कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि ये जो है बाध्यकारी होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है। यहाँ पर जो है अनुच्छेद
12 में किसकी बात किया गया है, तो मौलिक अधिकार की राज की परिभाषा। 13 में क्या है, याद रखनी है कोई भी कानून जो कि याद रखनी है कोई भी ऐसा कानून जो कि आजाद भारत के आजाद होने के पहले या आजाद होने के बाद ऐसा कोई भी कानून होगा जो मूल अधिकार का हनन करेगा तो उसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा, वो बोलता है 13 में, यानी कि कुल मिलाकर अल्पीकरण की बात करता है। 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी के लिए कानून कानून समाप्त है। 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है असिर्फता का अंत, ठीक है। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में है याद रखनी है दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में है बेगारी प्रथा एवं बलात्श्रम। 24 में है याद रखनी है 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में है धार्मिक टैक्स पर जो पैसा इकट्ठा होगा उस पर टैक्स नहीं लगा जाएगा। 28 में है कोई भी विद्यालय सरकारी पैसे से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का उपचार, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना आर्टिकल को एकदम याद रखनी है और लगभग हो ही गया होगा, लगभग हमने कई बार आपको रिपीट भी कर चुका है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का प्रदान करता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 358। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों जब लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो इसमें बोला गया कि मूल अधिकार को जो है मतलब समाप्त आप नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुच्छेद है 19 को आप समाप्त कर सकते हैं। जैसे ही मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल 356 जो है लागू होता है, मतलब कि बोल सकते सॉरी 352 जब लागू होता है तो उसमें जो है स्वतः 358 लागू हो जाता है और 358 जैसे ही लागू होता है अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देता है। लेकिन अलग 19 के अलावा और अलग आपको अगर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को समाप्त करना होगा तो आपको जो है 359 लागू करना होगा अनुच्छेद। और जब 359 के प्रावधान के द्वारा जो है आप अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर सभी अन्य मौलिक अधिकार को आप समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर आता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डीपीएसपी, तो डीपीएसपी की चर्चा संविधान के भाग कहाँ पर है दोस्तों, 4 में है। कहाँ पर है दोस्तों, भाग 4 में है। इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से आता है, 36 से लेकर 51 तक आता है। तो सभी अनुच्छेद को हम लोग बहुत ही तेजी से देख लेंगे। 36 में क्या बोला गया, डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 37 में है कि याद रखनी है अगर आपका डीपीएसपी के आपका उल्लंघन होता है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर 38 में बात करेगा तो लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया। 39 में है याद रखनी है मतलब निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में आपका है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में है प्रस्तुति सहायता, सॉरी 41 में है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में आपका हो जाता है प्रस्तुति सहायता। 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। 44 में आपका होता है समान का मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। सॉरी 44 में जो आपका है दोस्तों समान सिविल संहिता इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 45 में आपका हो जाता है याद रखनी है मतलब कि बोल सकते हैं 45 में 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार है। 46 में एससी एसटी का प्रबंधन है। 47 में आपका पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में आपका है कृषि एवं पशुपालन। 49 में आपका है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में आपका हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति। और आपका 52 में सॉरी 51 तक ये दोस्तों, 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समान समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में यही आपका डीपीएसपी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। दंड प्रक्रिया की गारंटी जो है ये आपका कौन देता है, याद रखनी है दंड प्रक्रिया की गारंटी यानी कि बोल सकते हैं ये जो है मतलब विधिक सहायता ये अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए कि आपका जो है 39 किसके अंतर आता है, 36 और 51 के बीच आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिशा सिजगी कहलाता है। देखिए सिजगी की बात करेंगे तो सिजगी मतलब होता है कि सभी जो है समान रेखा में, और समान में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में होगा तो उसको हम लोग सिजगी कहते हैं। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ तो जस्ता पाया जाएगा। सीसा के साथ साथ क्या पाया जाता है दोस्तों, जस्ता पाया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगर बात करेगा कि सीसा का अयस्क क्या कहलाएगा दोस्तों, सीसा का अयस्क जो है आपका गैलेना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैलेना। वहीं पर अगर आपको जस्ता का अयस्क पूछ दे कि जस्ता का एक अयस्क का नाम बताइए आपको, तो याद रखनी है स्फेलराइट। क्या बोलेंगे, स्फेलराइट याद रखनी है, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा? ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या बोलेंगे? आर्कटिक महासागर ऑप्शन नंबर सी में है। और ये याद रखनी है उत्तर उत्तर दिशा में है दोस्तों, और ये सभी दिन जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहते। लेकिन याद रखनी है सभी देश जो है अपना अपना जो है मतलब वैज्ञानिक को यहाँ पर भेज देते हैं शोध करने के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश से सिलेक्ट द एंटोमनी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि बिहेवियरमेंट, इसको जो है याद रखनी है, आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इसका उल्टा शब्द क्या होगा? तो कंफर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा जिब्राल्टर जनसंधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जिब्राल्टर जनसंधि के संबंध में हम लोग को बताना है, यह भूमध्य रेखा और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, बिल्कुल ठीक है। यह भूमध्य सागर और प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, इसे जो है भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये उत्तरी अफ्रीका के तट पर भारत में स्थित है, नहीं दोस्तों, ये यूरोप बोल सकते हैं, यूरोप में स्थित है और अफ्रीका में स्थित है। और यूरोप का बोल सकते हैं कि यूरोप के जो है याद रखनी है स्पेन, यूरोप का शहर है स्पेन, और अफ्रीका का हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को मोरक्को के बीच जो है ये स्थापित करता है, ना कि भारत में। ये एक और दो सही है, यानी कि तीन जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए भारत के सुदूर दक्षिणी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहां पर होगा दोस्तों? अंडमान निकोबार में होगा। तो अंडमान निकोबार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है याद रखनी है मतलब बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये जो है अपना जो है याद रखनी है आंध्र प्रदेश में बहते हुए कर्नाटक के साथ सीमा साझा कर कर ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या बोलेंगे? तुंगभद्रा हो जाएगा, याद रखनी है मूसी हो जाएगा, ठीक है, मूसी हो जाएगा, लूनी हो जाएगा। ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा की लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 1400 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और याद रखनी है भारत में जो है सबसे अधिक जैव विविधता अगर पूछेगा, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जैव विविधता आपको पूछा जाएगा तो वो साइलेंट वैली में हो जाएगा। इसी को हम लोग मौन घाटी के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग जो है याद रखनी है शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? तो ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जो है सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, यदि किसी परिवार को पानी की का पीने सुरक्षा स्रोत से आता है, लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट समय लगाता है, तो यह परिवार संकेत से वंचित माना जाएगा पेयजल से। देखिए दोस्तों, अगर पानी आप कहीं से ला रहे हैं और आपको 30 मिनट से अधिक समय ले रहा है, तो वो जो है आपका जो है पेयजल मतलब कि आपको जो है हानि पहुंचा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 40 मिनट बोल दिया, ये जो है परिवार पेयजल से संकित वंचित माना जाएगा, ठीक है, यानी कि इनको जो है पानी की सुविधाजनक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए उपयुक्त है? तो देश के जो है समग्र व्यक्ति आय हो जाएगा, साक्षरता हो जाएगा, स्वास्थ्य स्तर, तीनों से मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था के सहायता लेनी चाहिए? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और ये जो है याद रखनी है 3 स्तर पर होता है। एक आपका होता है ग्रामीण आयोग, ठीक है। ग्रामीण आयोग में होता है कि आप बोल सकते हैं कि अगर आपका जो है डिपॉजिट जो है बोल सकते हैं डिपॉजिट के अनुसार यहाँ पर होता है, अगर आपका जो है राशि 50 लाख तक हो तो अभी आप ग्रामीण में जा सकते हैं। उसके बाद एक होता है राज्य आयोग, राज्य आयोग में जो है 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक है, तब आप जो है राज्य आयोग में। और केंद्र में जो है 2 करोड़ से जो है आपका ज़्यादा है, 2 करोड़ से आपका ज़्यादा है, तब आप जो केंद्र में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग पर जमा डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें याद रखिएगा, इसको जो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो है डायरेक्ट लेन देन नहीं करते हैं, चेक के द्वारा लेन देन करते हैं, ठीक है। चेक के द्वारा हो जाएगा, एटीएम के द्वारा हो जाएगा, ये सब जो है आपका होता है मांग पर जमा आधुनिक मुद्रा का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये हैदराबाद में नहीं होगा दोस्तों, उपग्रह ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर दोस्तों? श्रीहरिकोटा में हो जाएगा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो लिच्छवी गणराज्य द्वारा हो जाएगा, वैशाली में यही है। और इसका अगर शासनकाल की बात करेंगे, शासनकाल जो है इनका 600 ईसा पूर्व से याद रखनी है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का एक पहल है? तो नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन जो है पहल है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नीति आयोग, नीति आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो है याद रखनी है, हम लोग बोल सकते हैं 2015 में किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अगर नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इन्हीं का याद रखनी है। उपाध्यक्ष भी आपको पूछ सकता है, और एक आपका होता है सीईओ। नीति आयोग का उपाध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएगा सुमन के बेरी। कौन बोलेंगे? सुमन के बेरी हो जाएंगे। और सीईओ की बात करेगा तो बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। सुएज नहर किस देश में है? सुएज नहर जो है मिस्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? मिस्र में हो जाएगा। इस नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में करवाया गया था। और बोल सकते हैं कि ये जो है किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर जो है दोस्तों, याद रखनी है, भूमध्य सागर जो हो जाएगा आपका, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और बोल सकते हैं ये जो है एशिया महाद्वीप जो है, और बोल सकते हैं आपका यूरोप, एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच जो है छोटा सा समुद्री मार्ग बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पायराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो बिंधन समूह की चट्टान हो जाएगा। जब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिंधियन हो जाएगा। अच्छा, सल्फर, ये याद रखिएगा, गंधक जो है किसका है? सल्फर का, एस का। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच? भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत और नेपाल के बीच याद रखनी है सूर्यकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्यकिरण। भारत और श्रीलंका के बीच जो है आपका मित्र शक्ति हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मिश्र शक्ति हो जाएगा। कहाँ पर? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और फ्रांस के बीच आपको कमेंट करनी है कौन सी संयुक्त सेना अभ्यास चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? ये आर्यभट्ट हो जाएगा। इसको 1975 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, समानता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत को समर्पित है? ये जो है श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। और इसका जो प्रतिमा है 216 फीट की ऊंची, मतलब बोल सकते हैं ऊंची है। और ये जो है दुनिया की सबसे, बोल सकते हैं कि ऊंची बैठी हुई मूर्ति मानी जाती है, यानी कि ये सबसे जो है बैठा हुआ मूर्ति है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में है। ठीक है, ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में रहा दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? ये जो हो जाएगा सूडान का शायद हो जाएगा। कहाँ का होगा दोस्तों? सूडान का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन यानी कि फैटा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवीन गुप्ता को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश में सौंपी गई? तो याद रखनी है नई दिल्ली में हो, नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली कहाँ पर है? भारत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखनी है एस ओशियन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा? ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनेस्को, क्या बोलेंगे? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और बोल सकते हैं साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन जो है कब हुआ था? 1945 में हुआ था दोस्तों। और बोल सकते हैं कि इनका जो है हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो अपना बिहार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाएगी? 140वीं जयंती मनाएगी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? भारत के प्रथम जो है क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये चीज पूछा गया। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या, देखिए अगर हम लोग पूरे बिहार में बात करेंगे, पूरे बिहार में अगर बात करेंगे, पूरे बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे, भारत, सॉरी बिहार क्यों बात करेंगे भाई, भारत को बात करेंगे, तो भारत में जो है बोल सकते हैं कि गंगा की डॉल्फिन जो है कितना है? 6327 है। ठीक है, कुल संख्या 6327 है। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे और सबसे अधिक याद रखनी है यूपी में है, यूपी के भी बात करेंगे। और याद रखनी है एक आपको पूछ सकता है कि बंगाल का पूछ सकता है, और एक आपको याद रखनी है, यही 3 याद रखेगा। तो बंगाल में कितना है दोस्तों? 2200 लगभग 20 है। और यूपी में दोस्तों कितना है? 2397 है। और अगर बंगाल में बात करेगा तो 815 है। यहाँ पर किसकी बात किया गया है? बिहार में। तो बिहार में हो जाएगा 2220। लेकिन ये दोनों भी आपको ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार के बेगूसराय जिले में किस शिक्षक को शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रंजन कुमार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की गई है? पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष में आयु का निधन हो गया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 16वां गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखनी है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। आगे की बात करेगा, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक एक जैकब जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य से निवासी थे? याद रखनी है, केरल का था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा? ये तो आपसे बन जाएगा राजस्थान रॉयल हो जाएगा। लेकिन याद रखनी है, यहाँ से एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, वैभव जो है सूर्यवंशी जो है, याद रखनी है, वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं? बिहार में किस जिले से हैं? तो समस्तीपुर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? समस्तीपुर से। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आईपीएल 2025 जो हुआ इसमें दोस्तों विजेता टीम कौन है और उपविजेता टीम कौन है? ठीक है, चलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF में 43वें संस्करण में किस राज्य को मतलब बोल सकते हैं स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग इसमें स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो ये आपका बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चलती गेंद को अचानक रोकने में चोट क्यों लगती है? क्योंकि दोस्तों संवेग आपका 0 हो गया, तभी तो आपको चोट लग गया। चोट लगने का मतलब होता है कि अगर आपको टाइमिंग को बढ़ा दीजिएगा, संवेग को बढ़ा दीजिएगा, तब आपको चोट नहीं लगेगा, संवेग अचानक शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब पिघलती है तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि दोस्तों पानी की गेंद जब टंकी में है दोस्तों, तो वो अपना विस्थापन के अनुसार जो है अपना जगह बना ली है। जब पिघले भी तो इसका जल भी हो जाएगा, तो उसमें जो है कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए यदि दूरबीन की मुख्य लेंस में अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसमें इसका सीधा सीधा प्रभाव क्या होगा? याद रखिएगा, हमें जो है वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिक स्पष्ट होगा, प्रकाश की किरण अधिक मुड़ेगी और विचलित चित्र जो है अधिक अंकित स्पष्ट अंकित होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, जो वस्तु प्रकाश में सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग काला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब काला रंग में देखते हैं सभी चीज काला काला ही महसूस होता है। आगे की बात करेंगे, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रभाव प्रभावित होगा? अगर वायु में बोल सकते हैं, ये जो आर्द्रता जब बढ़ेगा, आर्द्रता मतलब होता है नमी, यानी कि जल वाष्प बोल सकते हैं। ठीक है, जल की जब घनत्व बढ़ेगा तो ये किस प्रभाव प्रभावित होगा? तो याद रखनी है, ये घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती? क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र के लंब सीधा आधार पर है। याद रखनी है, ये जो है भीतर रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, प्रेशर कुकर भोजन जल्दी क्यों पकाता है? क्योंकि याद रखनी है, प्रेशर कुकर में दोस्तों दबाव भी अधिक रहता है और क्वथनांक भी अधिक रहता है, कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो विसरण की प्रक्रिया के लिए कणों की स्वतंत्र गति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होगा? देखिए बॉन्ड लंबाई जब दोस्तों दो परमाणुओं के बीच कम है तो वो तो दोस्तों हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो छोटा देखिए दो ही ऑप्शन में है, और जब छोटा हो जाएगा, जब छोटा रहेगा तो क्या होगा? मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में आपका दिया है, तो इसमें जो है 100 से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, प्रोपेन किस प्रकार का? प्रोपेन हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, इसमें जो होता है दोस्तों CnH2n और याद रखनी है +2 होगा। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा दोस्तों CnH2n याद रखनी है, और जो है जोड़ो हटाओ घटाओ। ठीक है, H2n होगा। सी है, और उसके बाद जो है इसमें जो हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ये फार्मूला एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है, किसके साथ होगा दोस्तों? जल के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? ये सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेगा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, और जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। आगे की बात करेगा, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यानी कि त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? तो इसको जो है याद रखनी है, केलेनिसन कहते हैं, यानी कि चूना बनाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की बात करेगा कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? विटामिन के हो जाएंगे। और विटामिन के का आप लोग रासायनिक नाम जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरोल। क्या बोलेंगे? रासायनिक नाम क्या होगा? टेकोफेरोल। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है? तो याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलेंगे? रेटिनॉल बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है, जिसको हम लोग 23 जोड़ी के नाम से जानते हैं। 23 जोड़ी में दोस्तों 22 जोड़ी जो होता है, याद रखनी है, इसको बोलते हैं ऑटोसोम। ये जो है सभी में समान होता है, लेकिन एक जोड़ी जो आपका होता है इसमें मेल में अलग होता है दोस्तों, और फीमेल में अलग होता है। इसको जो हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। मेल में जो है होता है एक्स और वाई होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस, फास्फोरस दूध से मिलेगा। ठीक है, और प्रोटीन जो है आपको दाल से मिलेगा। आगे की बात करेगा, टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो टेंडन और लिगामेंट जो है याद रखिएगा अत्यंत ही लचीला होता है, इसीलिए इसको घना संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं पर अगर ब्लड आपको दे देगा, यानी कि ब्लड दे देगा, खून दे देगा, तो ये जो है द्रव संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस जो है दोस्तों आंख पर जो रेटिना होता है उस पर जो है प्रकाश नियंत्रित करता है। तो रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, ए, बी, ओ और ओ रक्त समूह की खोज किसने किया था? कॉलरैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कॉलरैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, पेट में गैस्ट्रिक जूस में कौन सा? गैस्ट्रिक जूस इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जठर रस। जठर रस में जो दोस्तों क्या क्या होता है? तो HCl होता है, याद रखनी है, म्यूकस आपका होता है। ठीक है, म्यूकस के बाद आपका होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिनोजोन, पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन। देखिए, तो यहाँ पर से हाइड्रोलिक अम्ल है, पेप्सिनोजोन है, बलगम को बोलते हैं इंग्लिश में म्यूकस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HCl का मतलब होता है, याद रखनी है, जीवाणु को मारना। म्यूकस को मतलब होता है कि याद रखनी है, जठर रस जो होता है उसको दोस्तों अमाशय का जो है बाहरी परत पर HCl के जो हानिकारक पदार्थ होता है उससे रक्षा करना। और पेप्सिनोन जो है दोस्तों, ये जो है याद रखनी है, पेप्सिन में बदल जाते हैं और जो है प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग सेक्स के अलावा अन्य लक्षण के जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया है, पौधों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो पौधों में जो दोस्तों स्टार्च के रूप में होता है, तो वो जंतु में पूछ रहा है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइट्रोकोन्ड्रिया को कहते हैं। और माइट्रोकोन्ड्रिया का खोज किसने किया था दोस्तों? तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये लोग तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। 18.37 जब है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ के रूप में लिखना है, और यहाँ पर अंतर भी ज्ञात करना, धनात्मक अंतर। तो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 प्लस 0.37। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब देखिए दोस्तों, 18 प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं 37/99, क्योंकि नीचे जो है रेकरिंग है, तो इसका मतलब 99 होता है। जब इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1819 माइनस जो है 99 हो जाएगा। तो जब इसको घटाइएगा तो ये आपका 1720 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुपद जो है इसमें तो कुछ नहीं करना, एक्स में भाग देना है। तो एक्स बराबर यहाँ पर एक्स प्लस वन जो है, एक्स यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, एक्स प्लस वन बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -1। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर -1 रख देंगे, 4 गुना -1 रख देंगे, होल क्यों हो जाएगा, प्लस जो है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है 3 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ही दे दिए, प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 -4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, याद रखनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ये कितना हो जाएगा, -3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन आपको सही कर लेनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 5 3 समीकरण 4y ए एक्स बराबर 5 है तो आलेख पर तो कुछ नहीं करना है, तो एक्स बराबर 5, वाई बराबर 3 रख देना है। तो वाई बराबर 3 रखेंगे, 4 गुना 3 हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा, और एक्स बराबर 5 होगा, प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, प्लस 5a हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो 5a बराबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। 12 में पहुंच जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a बराबर हम लोग 7/5 इसको लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस बिंदु का निर्देशांक इसको बना लीजिएगा दोस्तों, 2 5 होगा। ये इंटर का सवाल दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी में सर्वांतर डी है, 18वें पद और 25वें पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 8 जब है तो 8 से कटने वाला ऑप्शन देखिए ये भी
है, ये भी है, एक रहता तो निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है 18वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 17d, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस जो है 24d, 25 में d को, ठीक है। तो इसको जब घटाइएगा दोस्तों तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, बोल सकते हैं 7d। क्या आ जाएगा? 7d। तो 7d है और d बराबर यहाँ पर 8 है, सर्वांतर मतलब d होता है। तो 7 गुना 8 जब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो अंतर ही पूछ रहा था, 56 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। तो यहाँ पर लिखिए 1/3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 और गुना जो है आपको 18 हो जाएगा। तो अब इसको कटा लेना है, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर कर लीजिएगा। आगे की बात करेंगे तो ये इसका जो है रूट अनीस हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। एक क्रिकेट में जो है मैच बल्लेबाज खेली गई 36 गेंदों में 8 बार चौका मारता है। तो दोस्तों टोटल कितना है? परिक्ता ज्ञात कर रहे हैं, तो टोटल आपको कितना हो गया? एनएस बराबर हो गया दोस्तों, याद रखनी है, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 36। लेकिन याद रखनी है 8 बार चौका मारता है और पूछा है चौका ना मारने का। तो जो 36 में दोस्तों 8 बार चौका मारेगा, 36 में 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ थी बराबर नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एनएस आपका कितना है दोस्तों? 28 है, और पूरा इवेंट कितना है? 36 है। 28/36, तो इसको कटा लीजिए। देखिए ये जो कटेगा दोस्तों 4 से कटेगा, 4 से 7 बार में, 4 से 9 बार में, 7/9 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे की बात करेगा, ये इंग्लिश का सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी दोस्तों ए हो जाएंगे, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका दोस्तों याद रखनी है ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे 93 का, ए भी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का आपका दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो मानकीकरण का दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो कौन निभाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग करेंगे मानकीकरण का जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी के अनुस्वर का प्रयोग किस ध्वनि के साथ किया जाता है? व्यंजन के साथ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तादेश से क्या सही संधि विच्छेद क्या है? तो पितृजोर आदेश। क्या बोलेंगे? पितृजोर आदेश हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे की बात करेगा, 3 रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा? 3 रंगों के समूह के लिए जो है हम लोग इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो तिरंगा का करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? यानी कि चक्र को धारण करने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो मानव हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज दोस्तों हमने 2 सेट करवा रखा है 100 क्वेश्चन का। कैसा लगा आपको डिस्कशन? इस तरह की अगर आप डेली 100 क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक भी एग्जाम आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के जो है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है। कल जो है आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि गांधी युग से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग पूरा सुफरा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।